HDFC बैंक पर हम चर्चा कर रहे थे, प्लीज कंट्रीब्यूट करिए उसमें। दीवान साहब को बहुत नॉलेज है और दीवान साहब हर खबर को बहुत क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। दीवान साहब, आपकी राय? नहीं, थैंक यू हेमंत, थैंक यू वीरेंद्र। मजा आ रहा है ये बहुत दिनों बाद आप लोग के सबके साथ ये शो करते हुए, और राहुल की कमेंट्री सुन के बड़ा अच्छा लगा कि जो जिस टाइप का उन्होंने सिर्फ एक चीज नहीं कि सिर्फ बुलिशनेस का वो किया है ऐलान, बट उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया। और मैं भी इस चीज से सहमत हूँ कि मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, तो जो शॉर्ट साइड में लोग ट्रैप होने की तैयारी में लग रहे हैं, हो सकता है हम 10,000 की तरफ भी एक आध बार जाएं, लेकिन अभी भी मार्केट का अंडरटोन जो है वो बुलिश है। और उसके रीजन है कि ये समय आपके पास करीब 2 हफ्ते का है एवं जब जुलाई में जून एंड के क्वार्टर के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी तो हमने जून एंड के नंबर्स आते हुए देख रहे हैं, हम लोग सॉरी मार्च एंड के नंबर्स आते हुए देख रहे हैं, और अब जून एंड के भी नंबर्स की तैयारी होने लगेगी। तो इस दोनों के बीच का जो फासला है, उसमें थोड़ा सा एक अच्छा खासा अपमूव आने की उम्मीद है, और पार्टिसिपेशन थोड़ा ब्रॉड बेस भी रह सकता है। जहां तक HDFC का सवाल है, आई थिंक बहुत क्लियर है, दिस वाज अ न्यूज फ्लो ड्रिवन थिंग कि जैसे ही वो डाइल्यूशन की बात आई तो थोड़ी घबराहट हो गई। और HDFC जैसी बैंक भी अगर ये ऐलान करे कि हमको पैसे जुटाने पड़ेंगे, आगे चल के तकलीफें बहुत ज्यादा हैं, तो वो एक चिंता का कारण जरूर बन सकता है। थोड़ा सा दबाव मुझे लगता है इस वजह से बड़ी बैंकों पे, कोटक पे भी सुबह में था। बट बैंकिंग एज अ सेक्टर, इवन माय व्यू इज कि थोड़ा सा इससे थोड़ा परहेज मुझे इसलिए हो रहा है कि अभी जो मॉरेटोरियम का जो सारा कार्यक्रम है, ये इसके इम्पैक्ट क्या होगी, इसमें से नए NPA एक्रीशन कितने होंगे, और तकलीफें कब कितनी लंबी चलेंगी। तकलीफें क्या है ये तो हम सब समझ गए हैं, लॉकडाउन की वजह से जो हुआ है, लेकिन कितने लंबे समय तक ये चलेंगी इसका अनुमान थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा है। और वो अनुमान जैसे ही लगेगा तो बैंकिंग सेक्टर रीरेट होना शुरू होगा, लेकिन तब तक मुझे नहीं लगता बैंकिंग सेक्टर में कोई बहुत उतावलापन करना चाहिए लेने के लिए, चाहे वो अच्छी बैंक्स हो या जैसी मिड साइज की भी बैंक्स हो, उनको भी आप थोड़े दिन बाद देखिए। अभी जो लेना चाहिए, मुझे लगता है नया थीम जो इमर्ज हो रहा है वो चाइना के टैरिफ्स, चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड वो है बैलेंस, उसको लेके है। उसमें से कुछ चीजें मुझे लगता है अपॉर्चुनिस्टिकली बहुत आएंगी। एक डिफेंस का है प्ले, पेपर ऑलरेडी आपने देख लिया है क्यों हो रहा है, क्योंकि पेपर इंपोर्ट जो रॉ मटेरियल होता था, पल्प जो होता था, वो काफी हद तक उस पर आंच आएगी, और जिन लोग के इंटीग्रेटेड यूनिट्स हैं उनको फायदा होता हुआ बहुत क्लियरली दिख रहा है। और ऑफ कोर्स एक नामी इन्वेस्टर ने जो स्टेक लिया है, उसकी वजह से थोड़ा ट्रिगर आज ज्यादा है। बट आई थिंक डिफेंस और पेपर, ये दो सेक्टर्स जो है, इसमें बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है, और आगे कार्यक्रम में वी कैन ऑफ कोर्स डिस्कस मोर डिटेल में स्टॉक स्पेसिफिक बात भी कर सकते हैं। बट मुझे लगता है डिफेंस वाला जो प्ले है, ये एक बहुत बहुत प्रॉमिसिंग प्ले बन सकता है इंडिया चाइना का जो स्टेटस है उसको देखते हुए। बताए क्या करना चाहिए दीवान साहब, उसके बाद एक टेक्निकल राय भी लेते हैं। ये देखिए, ये सेकंड हाफ में दरअसल नतीजों के बाद, कमेंट्री के बाद और कमजोर होता हुआ। नो, वेरी ट्रू है। देखिए, इसमें दो चीज है, नंबर्स इतने वीक नहीं थे, पर वो कमेंट्री ने उसके ऊपर एक स्यापा डाल दिया कि सिचुएशन काफी खराब है। मतलब नंबर्स तो क्या है कि कोई खास हमारी किसी की भी उम्मीद इस क्वार्टर से कोई नहीं थी कि बहुत तोड़फोड़ नंबर किसी के भी आएंगे, एक्सेप्ट फॉर मे बी फार्मा हो गया या कोई FMCG हो गया। इस कंपनी का चक्कर ये हो रहा है कि इन्होंने बहुत समय से एक चीज के हमको वो एक उम्मीद जगाई थी कि हम US के मार्केट को, और जो ग्लोबल हमारी सप्लाईज हैं ऑटो इसमें फॉर्जिंग में, उसको डी रिस्क करने के लिए हम लोग दो नए क्षेत्र पकड़ के रखेंगे। एक था डिफेंस और दूसरा था रेलवेज। अब दोनों में अगर आप देखें तो लागत अच्छी खासी, खास करके डिफेंस साइड में तो लगी है, क्योंकि उसमें जेस्टेशन बहुत होता है। 2-2.5 साल आप सिर्फ पैसे लगाते ही रहते हैं, कैपेबिलिटीज बढ़ाते रहते हैं, R&D करते रहते हैं, अप्रूवल्स ढूंढते रहते हैं, और फिर जाके आपकी बिक्री शुरू होती है। इनकी अभी वैसी स्टेज ही नहीं आई है, तो जो खर्चा हुआ है पास्ट में वो रिकवर नहीं हो रहा है, इसलिए आपको ये वन टाइम इम्पेयरमेंट लॉसेस का जो सिलसिला है ये कई बार आने लगता है। मतलब पिछले काफी क्वार्टर्स में मैंने देखा है, ये कई बार हुआ है, ये पहली बार नहीं है। दूसरी चीज, जो रेलवेज का जहां तक सवाल है, रेलवेज का एक्सपेंशन जिस टाइप का हो रहा है या रुक गया है फिलहाल, बिकॉज ऑफ लेबर इश्यूज, बिकॉज ऑफ मोबिलिटी इश्यूज, कि भाई माल सामान ही आपका नहीं आ पा रहा है और हिल रहा है कहीं से, तो जो उनकी फैक्ट्रीज में जाना चाहिए वो नहीं हुआ। तो दोनों एंगल से अगर आप देखें तो इसमें, और जो कोर ऑटोमोबाइल सप्लाईज का जो नॉर्थ अमेरिका में था और यूरोप में इनका जो सप्लाईज का जाता था, वो तो हमने दूसरे फॉर्जिंग कंपनीज के भी नतीजे देखे, वहां से भी आपको एक अनुमान लग गया होगा कि वीकनेस है।
करना क्या चाहिए इस स्टॉक में इंपॉर्टेंटली, ये स्टॉक में मुझे लगता है एक बॉटमिंग आउट का अंदेशा मिल रहा है, थोड़ा सा अभी और गिर सकता है, नीचे की साइड कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन जैसे डिफेंस स्पेंडिंग में कोई एक एक्सेलरेशन आता है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, तो इनके भी जो अप्रूवल्स है प्रोडक्ट्स के जो पेंडिंग है, वहां पे आपको थोड़ा सा एक तरावट आते हुए दिख सकती है, थोड़ा एक मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। और जैसे ही रेलवे का कारोबार नॉर्मलाइज होगा तो होगा, ये दो चीज का इंडिकेशन आपको जैसे ही मिले, ये स्टॉक में आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। सो यस, नतीजे खराब है, मायूसी है फ्रॉम द कमेंट्री, लेकिन बॉटमिंग आउट वाला जो कार्यक्रम है वो भी शुरू हो चुका है। इसके ऊपर भी रखिएगा नजर। अशोक लेलैंड के खराब नतीजे तो पहले आए थे पिछले हफ्ते, ये आज इतना नर्वस क्यों हो गया है दीवान साहब? वो आपने जो अगली वाला जो सेगमेंट किया ना, उसमें मिस हो गया वो। अगर आपने पहले शुरू किया होता तो डेफिनेटली ये सितारा इसको मिलता अगली के कैटेगरी में। और ये देखिए, याद रखिए, आज भारत फौज में जो इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, जो राहुल ने भी शॉर्टिंग की जो बात की, आशीष की सारी सूची में बहुत कम थे एफएनओ वाले जो अगली वाली साइड में थे, तो वो उनसे जो है उसकी पिटाई तो होनी स्वाभाविक थी। अशोक लेलैंड में ऑफकोर्स कॉम्प्लिकेशन और भी है, सेक्टर हमेशा लास्ट में चलना शुरू होगा जब भी इंप्रूवमेंट आएगा, और जो सारे समूह में को लेके चिंताएं जो हो रही हैं, जो चार भाइयों के बीच में मतभेद हो रहे हैं, उससे क्या इम्पैक्ट होता है। और कंपनी में दसारी साहब जब से गए हैं, आप देखिए कोई ग्रोथ का कोई इंडिकेशन मिला नहीं है, तो वो वीकनेस जो है वो हमेशा बनी रही है, और वो अब थोड़ी सी और शार्प होती हुई दिख रही है। नागराज जी से इस पर भी एक राय ले लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट दोगुना हो चुका है स्टॉक, क्या फीलिंग है आपकी प्रकाश एस्कॉर्ट्स पे? सो पहले तो डिस्क्लेमर ये है कि इसमें मेरा पर्सनल पोजीशन है, इसलिए मेरा व्यू थोड़ा सा बायस्ड ना हो, इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन यस, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि जिस हिसाब से, और हमने हेमंत और मैंने एक सुबह के शो में ये डिस्कस भी किया था, जब सारा हमने ये बताया था कि जिस हिसाब से माइग्रेंट वर्कर्स वापस शहरों से गांव में जा रहे हैं, वहां पे कुछ कामकाज ढूंढेंगे, मैकेनाइजेशन के लेवल्स इंप्रूव होंगे, मनरेगा का पैसा पर्कुलेट होगा, तो फार्म इक्विपमेंट और ये सब जो अलाइंड फील्ड है, चाहे वो फर्टिलाइजर का हो या ट्रैक्टर्स का हो, सब में फायदा होगा, और वो हमने देखा है। बट ये लेवल्स पे जो पीकिंग आउट है, वैसा एक महसूस होना शुरू हो गया है, इसलिए मेरे को उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है कि यहाँ से ये बहुत आपको इंप्रूवमेंट दिखा सके। सो इसमें थोड़ा सा आपको संभलना चाहिए, अपने आप ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर हैं, उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉसेस अपनी मैनेज करनी पड़ेगी। ये मैं हिंट दे दीजिए कोई बढ़िया स्टॉक, अगर ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आपको पसंद हो तो यही बता दीजिए। 1.5 मिनट बचे हैं भारतीय बाजार खुलने के लिए। एमन थोड़े से ओवर वैल्यूड है, तो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं करेक्शन आएगा, बट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इज वन ऑफ द बेस्ट बेट्स मेरे हिसाब से। 400-425 के जोन में अगर मिल जाए आपको कभी कोई दिन, तो इसको संभाल के रखिए, बहुत अच्छा है इसमें परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन। चलिए, अब तो ये तमाम स्टॉक्स पर बात हुए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। काम